नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। हमारे साथ एक बार फिर है व्यालोक पाठक जी। व्यालोक पाठक जी का बहुत बहुत स्वागत है। व्यालोक जी राम राम, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका प्रारंभ पर। जी दर्शकों, आज हम एक बार फिर राहुल गांधी सेंट्रिक चर्चा करने पर बैठे हुए हैं, हम और व्यालोक दोनों। आप सोचते होंगे कि राहुल गांधी को केंद्र में रख के हम अक्सर ये चर्चाएं क्यों करते हैं। चलिए, एक फैक्ट है राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी के हिस्से में मैं कहूं तो एक उपलब्धि है। 18वीं लोकसभा जब 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद गठित हो गई है, तो आप सबने देखा होगा कि चूंकि 99 सीट कांग्रेस ने जीत लिया है, तो उसके हिस्से में लीडर ऑफ अपोजिशन का पद भी आया है। और राहुल गांधी 18वीं लोकसभा में सदन के भीतर कांग्रेस की तरफ से लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, संसदीय जो हमारी एक प्रणाली है, उस प्रणाली में लीडर ऑफ लीडर ऑफ हाउस अपने आप हो जाते हैं इलेक्टेड प्रधानमंत्री। जो भी प्रधानमंत्री होता है वो हमारे यहाँ लीडर ऑफ हाउस होता है। उसी के साथ लीडर ऑफ अपोजिशन एक औपचारिक पद है जिस पर एक मिनिमम सीट की क्राइटेरिया है, जिसमें 2014 में क्वालिफाई नहीं कर पाई कांग्रेस, 2019 में भी क्वालिफाई नहीं कर पाई। उसके बाद ये 99 की सीट पाने के बाद पहली बार उसने क्वालिफाई किया है जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन अपना रखे। राहुल गांधी का जब से राजनीतिक कैरियर स्टार्ट हुआ है, वो एक सांसद तो कांग्रेस के रहे ही हैं। कांग्रेस एक परिवारवादी पार्टी है, तो कांग्रेस के मालिक वाले परिवार से आते हैं। किसी भी कांग्रेस अध्यक्ष से उनकी भूमिका आला कमान की रही है, उनके माँ की भूमिका आला कमान की रही है, उनके बहन की भूमिका आला कमान की रही है। यानी कांग्रेस के युवराज रहे हैं राहुल गांधी। उसी के साथ ये भी देखा गया है कि उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट का पद भी संभाला, लेकिन राहुल गांधी सामान्य तौर पर पद लेने यानी जिम्मेदारी लेने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। 18वीं लोकसभा इस महीने में कांग्रेस के लिए खास मानी जाएगी, और सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं खास मानी जाएगी, बल्कि पूरी लोकसभा यानी लोकसभा के जितने भी लोग पार्ट हैं, यानी कि सत्तारूढ़ पार्टी नरेंद्र मोदी की पार्टी, उसके लिए भी खास इस बात से हो जाती है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से लीडर ऑफ अपोजिशन अब राहुल गांधी है। क्या राहुल गांधी ने ये जिम्मेदारी ली है? क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन अगर संसदीय इतिहास में देखा जाए तो एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसको अगर मैं आपको ये बताऊं कि किस ओहदे का वो जिम्मेदारी है, तो वो एक कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर का पोर्टफोलियो का स्टेटस रखता है। लीडर ऑफ अपोजिशन एक औपचारिक पद है। राहुल गांधी सदन में जिस तरीके से इस बार बिहेव कर रहे हैं, पॉकेट साइज संविधान की लेके चल रहे हैं। सदन के बाहर भी वो कितने मर्यादित रहे हैं, कितने अमर्यादित रहे हैं, उन्होंने कितने मुकदमे झेले हैं और सॉरी बोले हैं। इस तरह का एक गैर जिम्मेदार राहुल गांधी 18वीं लोकसभा में आकर लीडर ऑफ अपोजिशन बनते हैं, और पहले ही दिन से सदन का क्या स्तर रहेगा लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के रहते हुए, ये हम सबको दिखाई दे रहा है। तो एक बड़ी विवेचना होती है कि क्या जब 18वीं लोकसभा में राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर तैयार हैं, नरेंद्र मोदी यानी सत्ता पक्ष इस स्तरहीन विपक्ष के लिए तैयार है? यही सवाल लेके चलते हैं जरा व्यालोक जी के पास। व्यालोक जी, जैसा कि मैंने ये कहा, एक बात तो बिल्कुल माननी पड़ेगी कि वो राहुल गांधी जो अब तक जिम्मेदारियों से भागता हुआ नजर आता रहा है, चाहे वो लोकसभा के मेंबर के तौर पर हो, सवाल पूछने के मामले में, अनुपस्थित वाले मामले में कितना वो उपस्थित रहते हैं, ये सब पूरे देश ने देखा है जब से वो सांसद हैं। पार्टी प्रेसिडेंट बने, वहां से भागे। एक कविता मुझे याद आती है ना, गांव गया था गांव से भागा, फलाने जगह गया था फलाने जगह से भागा। तो राहुल गांधी का ये इतिहास रहा है। 18वीं लोकसभा में वो राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है। मैं इसे अनायास नहीं मान सकता, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह की राजनीतिक शैली के धनी हैं, वो केवल और केवल नकारात्मक, विषाक्त और बाहरी विदेशी एजेंडे के तहत काम करते हुए उनकी राजनीतिक शैली हमेशा दिखाई दी है। क्योंकि भारत के खिलाफ जब उनका मुंह खुला है, तो वो भारत के बाहर यानी विदेशी धरती पर खुला है। व्यालोक जी, अब राहुल गांधी अगर देश या विदेश में कहीं भी कुछ बोलेंगे तो भारत के संसद के लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर बोलेंगे। ये डेडली कॉम्बिनेशन राहुल गांधी का अपना नकारात्मक जो चरित्र है वो, उनकी राजनीतिक शैली का जो घिनौना चरित्र है, स्तरहीन चरित्र है वो, और उनका लीडर ऑफ अपोजिशन, आप राहुल गांधी के इस प्लेसमेंट को कैसे देखते हैं? फिर मैं आऊंगा कि सत्ता पक्ष इस थेथरे के लिए कितनी तैयार है। ये दो हिस्से हमारी बातचीत के होंगे। राहुल गांधी ने ये जान के किया है, सायास किया है,
राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर सदन में कौन से स्तर तक जाएंगे, जो कि अभी दिखाई देना शुरू हुआ है? आलोक जी, आपका उद्घाटन। विषधर राहुल जो अभी कर रहा है उसकी झलक उसने पिछली लोकसभा में भी दिखाई थी, 17वीं लोकसभा में, और उसके पहले भी दिखाई थी। एक बात की मैं आपसे असहमति व्यक्त करते हुए अपनी बात शुरू करता हूं। ऐसा नहीं है कि विषधर हो या उसकी मम्मी हो, कोई भी जिम्मेदारी लेने से या पद लेने से बचता है ना, ना, ऐसा कुछ नहीं है। उसको पता है कि उसके पास नौकर चाकर हैं जो जिम्मेदारी का पक्ष संभाल लेंगे। जैसे अभी कोई उसका अध्यक्ष बना हुआ है, कोई उसका निजी ट्विटर बना हुआ है, इस तरह के लोग बहुत सारे हैं। तो जिम्मेदारी वाला खंड वो, और दूसरा पद की जो साथ में तमाम चीजें आती हैं, सत्ता का जो मद होता है, उसके बिना तो वो खानदान रह नहीं सकता है। इसकी माँ के बारे में भी बहुत फैलाया गया था कि भाई त्याग की मूरत है और देवी है, लेकिन उसकी सच्चाई समय समय पर सुब्रमण्यम स्वामी बताते रहे हैं और मैं भी बताता रहा हूं, आप भी बताते रहे हैं कि भारतीय संविधान के प्रावधान के मुताबिक एंटोनियो माइनो प्रधानमंत्री नहीं बन सकती थी। इसीलिए कलाम साहब ने सुबह बुला के और कह दिया। लेकिन इस बात को पूरी जो सो कॉल्ड पतलचाट पत्रकार बिरादरी है वो तो कभी नहीं बताती है, और एंटोनियो त्याग की मूर्ति बनी हुई है। उसी तरह इसने भी, आप देखिए, ये अध्यक्ष तक गया था, कांग्रेस अध्यक्ष ये बना था विषधर, लेकिन उसके बाद यह जब समझ गया कि इस भूमिका में मैं बहुत बुरी तरह से फेल रहने वाला हूं, क्योंकि उसी समय G22 बना था, अगर मैं ठीक ठाक याद कर रहा हूं तो उसी समय बहुतेरे नेता भी गए थे, बहुत सारी चीजें हुई थी। तो इससे जब वो संभला नहीं तब ये भागा है वहां से। तो ये मेरी असहमति है। दूसरी बात यह कि ये जानबूझ के तो बना ही है, इसको बनना ही था, इसको सत्ता का मोह भी नहीं छूटना है, और इसको न तो पद का जो लोभ होता है जिससे एकदम जकड़ के जो रहना चाहता है, ये भले खुद को तपस्वी कहलवा ले, कुछ भी कह ले, ये पद के बिना नहीं रह सकता है, और इसका पूरा खानदान ऐसा है। अब देखिए, कल मैं एक कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी की बाइक देख रहा था, और प्रमोद तिवारी मेरे ख्याल से 70 के आसपास का के पहुंचे हुए बुजुर्ग होंगे। और इस एक उदाहरण से मैं समझाना चाहूंगा कि आज विषधर उस पोजीशन में कैसे है। प्रमोद तिवारी के पीछे की वॉल पर 6 तस्वीरें थी, और वो 6 की 6 एक ही खानदान की थी। शुरू का पहला फोटो था दुर्घटनावश हिंदू जवाहरलाल नेहरू का, उसके बाद उनकी तानाशाह बिटिया का था, फिर उन राजीव गांधी का था जो अपने कंधे पर कंप्यूटर लाद कर लाए थे। हालांकि उनसे पहले यहाँ कंपनी काम कर रही थी, तो वो कहाँ से कंप्यूटर लाद के लाए, ये तो भाई उनके लोग ही बताएंगे। राजीव गांधी पर बस नहीं किया है, एंटोनियो माइनो की फोटो लगी है, उसके बाद विषधर की फोटो लगी है, और विषधर पर भी नहीं रुका है वह आदमी, प्रियंका वाड्रा की भी फोटो लगा रखी है। तो ऐसे लोग जो होते हैं, ऐसे लोग भारतीय जनता में बहुत कुछ मिलते हैं, और यह बात विषधर को पता है। इसलिए उसने यह पूरा का पूरा जो तामझाम किया है वह इसलिए भी किया है कि एक तो कैबिनेट मंत्री का उसको दर्जा मिल जाए, दूसरे वो अभी तक कांग्रेस के प्रमुख के तौर पर ये इंडी अलायंस जो इन लोगों का खिचिर पिचिर हुआ है, जो सो कॉल्ड गठबंधन है, उसके भी नेता के तौर पर उभरना चाह रहा है। साथ ही यह देख रहा है कि इस देश के लोग कैसे हैं। तभी तो आप हल्ला सुन रहे होंगे कि राहुल गांधी का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, राहुल गांधी बड़े वक्ता बन गए हैं, राहुल गांधी अलाना हो गए हैं, जबकि विषधर में कुछ नहीं हुआ है। विषधर के विष की मात्रा बढ़ी है। आप पूरे चुनाव के दौरान उसका भाषण देख लीजिए। जो व्यक्ति अपने बाप से भी ज्यादा उम्र के व्यक्ति को तू तड़ाक कर रहा है, देश के प्रधानमंत्री को तू तड़ाक कर रहा है। और आपको मैं बताऊं, आपने भी उस विषय पर हमने वीडियो भी किया था,
और मैं उस दिन से राहुल गांधी को कभी आप नहीं कहता, विषधर और तू ही कहता हूं, क्योंकि वह इस इज्जत के लायक नहीं है। आप कुछ कहना चाह रहे थे, सॉरी। बिल्कुल ब्यालोक जी, और ये प्रारब्ध के इसी मंच पर हमने आपने कमिट किया था कि जो व्यक्ति इस देश के 141 करोड़ लोगों के अडॉप्ट किए हुए लोकतांत्रिक जो ढंग है वहां से चुन के आते हैं प्रधानमंत्री, उनके साथ अगर तुम तलाम होता है तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम हम भी कभी आप नहीं कहेंगे, और मैं राहुल को कभी आप नहीं कहता और बिल्कुल नहीं कहूंगा। यहाँ पर एक मिनट जरा म्यूट कर लें आप अपने आप को, तो मैं अपनी बात जारी रखूं। यहाँ पर भी आलोक जी एक चीज ध्यान देने वाली बात है, आपने अभी कहा कि राहुल गांधी विपक्ष का नेता के तौर पर, अब वो सिर्फ कांग्रेस का नेता नहीं है, वो हाउस में लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, यानी संपूर्ण विपक्ष का नेता है। ऐसे में आपने इंडी जो सो कॉल्ड इंडी अलायंस है, उस इंडी अलायंस के नेता के तौर पर भी उसके स्थापित स्वयं को स्थापित करने की इच्छा के बारे में एक बात कही। तो यहाँ पर जरा एक फैक्चुअल चीज जो पहली बार देखने को मिली इस 18वीं लोकसभा में, भाई 18वीं लोकसभा में पक्ष और विपक्ष के पास कितनी संख्या बल है, इसका अभी तक कोई औपचारिक घटना ऐसी नहीं हुई है, कोई डिवीजन नहीं हुआ है वोट का जिससे ये पता चले। ओम बिरला साहब जब चुने गए हैं तो उसमें भी ध्वनि मत आ गया है, तो ऐसी कोई संख्या नहीं पता चलती है। लेकिन एक ऐसी घटना इसी 18वीं लोकसभा के शुरुआती कुछ दिनों में ही हो गया है, जिससे ये साफ तौर पर इशारा निकाला जा सकता है कि सदन में कम से कम इंडी अलायंस नाम का कोई गठबंधन अस्तित्व में नहीं है। ये बात मैं तब कह रहा हूं ब्यालोक जी, जब ओम बिरला ने ये प्रस्ताव रखा आपातकाल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करने का, और उस पर शोक सभा जो है 2 मिनट का जो मौन रखा गया, उस मौन में हाउस की तस्वीरें बता देती हैं कि इंडी अलायंस कहां खड़ा है। ब्यालोक जी, केवल कांग्रेस के एमपी अपनी सीटों पर बैठे रहे। इस 2 मिनट के मौन में अगर हिस्सा लिया तो पूरे एनडीए ने हिस्सा लिया, उसके साथ समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश की पार्टी के सांसद खड़े रहे, ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद खड़े रहे यानी टीएमसी खड़ी रही, उसी के साथ और तो और छोड़िए आपके बड़े प्रिय लोग यानी कम्युनिस्ट तक, कम्युनिस्ट सांसद भी जो 18वीं लोकसभा में है वो भी उन 2 मिनट में मौन में खड़े रहे। तो अगर मैं इसको डिवीजन ऑफ वोट मानूं तो फिर इंडी अलायंस में कांग्रेस अपने आप अलग खड़ी है। चलिए मान लेते हैं कि आपातकाल के एक मुद्दे पर खड़ी है, तो अभी तो साहब पार्टी शुरू हुई है, अभी तो ये पहला आपातकाल का एक निंदा प्रस्ताव था और 2 मिनट की उस पर जो है वो मौन थी। वो भी आप देखिए कांग्रेस की बेहयाई और बेशर्मी देखिए, वह निंदा प्रस्ताव पर वोट ऑफ डिवीजन की बात मैं नहीं कर रहा हूं कि जो एक नंबर निकल के आया जहां पर सब खड़े हुए, 2 मिनट का मौन था। जिन सैकड़ों हजारों लोगों की दुखद और मौत हुई, और जिसको मैं कहूंगा कि इंदिरा ने इमरजेंसी लगा के हत्याएं की इतने लोगों की, उन मरे हुए लोगों के सम्मान में 2 मिनट का मौन था। तो यहाँ इंडिया अलायंस नाम का कोई एक संख्या बल वो तो ढहता हुआ नजर आया, और मैंने जैसा पहले कहा कि पार्टी तो अभी शुरू हुई है। ऐसे में मैं फिर एक बड़ा महत्वपूर्ण, देखिए मुझे लगता है कि हम लोग बातचीत में राहुल गांधी को अंडरमाइन करते हैं और राहुल गांधी के ऊपर एक पप्पू नाम का तमगा चिपकाने का प्रयास किया गया। मुझे लगा कि एक समय के बाद वो पप्पू नाम के आवरण के पीछे राहुल अपने खतरनाक इरादों को छुपाने में कामयाब हो जाता है। ऐसे में अगर मैं गंभीरता से यह बात कहूं तो आपने कहा कि वो जिम्मेदारियों से हमेशा बचता रहा है, लेकिन आपने ये कहा कि नहीं, सत्ता वाली जिम्मेदारी ये खानदान हमेशा पकड़ता रहा है। यहां मैं फिर एक बार इसको गंभीरता से जरा विवेचन चाहूंगा, मैं चाहूंगा थोड़ा सा और आप विस्तार दें। मैं अगर ये कहूं, चलिए ये उदाहरण के तौर पर मैं आपसे सवाल पे ये कह दूं कि मैं नहीं पचा पा रहा हूं कि राहुल गांधी इस बार लीडर ऑफ अपोजिशन का औपचारिक पद औपचारिक रूप से सदन में क्यों हासिल किया है, इसके इरादे क्या हैं। अगर मैं एक लेमैन अंडरस्टैंडिंग के तौर पर ये रा सवाल आपसे पूछूं तो व्यालोक पाठक क्या कहेंगे, क्योंकि मैं हल्के में नहीं ले रहा हूं। यो राहुल गांधी जो रणछोड़ के रूप में जाना जाता है, सॉरी रणछोड़ एक बड़ा पवित्र शब्द है, दर्शकों में माफी, वह भगौड़े के रूप में जाना जाता है, जिम्मेदारी न लेने के तौर पर जाना जाता है। क्या ये इसका नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म में नरेंद्र मोदी से नाक मिला के खड़े होने का कोई कुत्सित प्रयास है? इसने अपने गिरोहियों की मदद से इतना तो कर ही लिया है कि ये अब
हमेशा नरेंद्र मोदी के मुकाबले में दिखाया जाता है। तो ये तो इसका प्रयास है ही हमेशा से। दूसरी बात कि 2019 में और 2014 में कांग्रेस की उतनी सीटें नहीं थी कि ये नेता प्रतिपक्ष बन पाता। ये सीधी सी बात है और इसलिए ये नहीं बना था। ऐसा कुछ इसने नहीं किया था। तीसरी बात कि मैं इसको कभी हल्के में नहीं लेता हूं। मैं इसको हमेशा विषधर बुलाता हूं, कभी इसको पप्पू नहीं कहता, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये इतना अराजक है, इतना भ्रष्ट है और ये इतना खतरनाक है कि यह इस पूरे देश में आग लगा देगा और लगा रहा है। अभी का एक ताजा उदाहरण देखिए। इसका जो नौकर बना हुआ है कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसने एक सफेद झूठ की शुरुआत की। दिल्ली एयरपोर्ट का गिर गया एक हिस्सा और दुखद है, उसमें जो भी घायल हुए, हताहत हुए, उन सभी के साथ संवेदनाएं। लेकिन ये लोग ऐसा कभी नहीं कहते हैं, एक लाइन में बोल के बात खत्म नहीं करते हैं। उसके साथ ये इन्होंने क्या जोड़ा, मार्च में नरेंद्र मोदी ने जिसका उद्घाटन किया था। तो क्या अब इस देश के हरेक नाली खरंजे जिसका भी उद्घाटन यहाँ भी होगा उसके निर्माण के लिए सीधे प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं? वंदे भारत में अगर कुछ खास समुदाय के लोग पत्थरबाजी करेंगे तो क्या उसके लिए भी नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं? जब अटल वलय बना था दिल्ली में, आपको याद होगा, तो उसके तरफ से जो गमले और जो रोशनियों के लैंप पोस्ट वगैरह लोगों ने उखाड़े, क्या उसके लिए भी नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं? नहीं है। लेकिन पहले इसके नौकर ने शुरू किया वो, फिर इसकी बहन प्रियंका वाड्रा ने उसको द्विगुणित किया और उसके बाद इसके तमाम पत्तल चाट जो पत्रकार वगैरह सो कॉल्ड खुद को कहते हैं अजीत अंजुम टाइप के, उन्होंने शुरू किया। वो अजीत अंजुम जो आपका बहुत अच्छा दोस्त भी है। अच्छा, उसके बाद क्या, जब लोगों ने इनको जवाब दिया कि हे पतितों, हे पतित शिरोमणियों, वह तो 2009 में उद्घाटन किया गया था मालिक, जिस हिस्से की बात कर रहे हो। और तब विषधर राहुल की माता इस देश की प्रधानमंत्री थी। तो अब वो क्या कह रहा है कि 4-5 लोगों का उसने, और एक जो वो क्लिप कटुआ है, उसने 4-5 लोगों के स्क्रीनशॉट वगैरह एक साथ लगा दिए जिसमें सबने ये बात कही है। और ये चूंकि सिविल एविएशन मिनिस्टर ने आके कहा दिया है, ठीक है। तो अब ये लोग कह रहे हैं कि पीएमओ से टूल किट जारी हुआ है। अफसोस कि पीएमओ से ऐसा कोई टूल किट जारी नहीं होता है। अफसोस कि बीजेपी से कुछ नहीं होता है। अफसोस कि ये लोग नहीं करते हैं। ये होना चाहिए। तो ये इसका लक्ष्य है कि यह इस देश को अराजकता की ओर फेंकेगा, यह इस देश में आग लगवाएगा, यह इस देश में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करेगा कि नरेंद्र मोदी के समर्थक भी कहने लगे कि अब देश इनके हाथों से स्लिप हो रहा है। जो आप पिछले कुछ दिनों में देखेंगे, भाजपा की बड़ी हार हो गई, भयंकर हार हो गई, जबकि अभी भी 240 सांसद हैं। पिछली 3-4-5 सरकारों से अधिक है। पिछली 3-4-5 सरकारें 200 के नीचे थी, सबसे बड़ी पार्टी जो उसमें थी। तब भी ये सरकार बैसाखी पर है, ये लंगड़ी है, पता नहीं क्या क्या। और उसी तरह उस विषधर का कद लोगों ने बढ़ा दिया है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। अब वह एक अच्छे नेता, अरे एक ही टी शर्ट और एक ही पैंट पहनने से कोई अच्छा नेता हो जाता है क्या? कमाल की बात है। विषधर राहुल इस देश में मैच्योर हो गया है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। कमाल की बात है। नहीं, वाकई ये कमाल की बात है। और ऐसे कमाल की बात पर हम दो कमाल लोग बैठ के कमाल कमाल बातें जरूर करेंगे तो पता चलेगा ना कि क्या कमाल हुआ है, कुछ कमाल हुआ भी है कि नहीं हुआ है। आपने एक बात कही कि साहब एयरपोर्ट ढह गया, उसके लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार, कहीं पुल पुलिया सड़क। अरे आप इसकी बात कर रहे हैं, 2014 से अगर किसी विपक्षी की, माफ कीजिएगा मैं नारी शक्ति की कोई वो अवमानना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर किसी विपक्षी की बीबी भाग जाए तो उसके लिए भी नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। इस मानसिकता में इस देश का विपक्ष जी रहा है पिछले 10 सालों से। बहलोत जी, किचन के कनस्तर में आटा खत्म हो जाए तो मोदी जी जिम्मेदार हैं, इस स्तर पर पहुंच चुका है इस देश का विपक्ष। तो आप किसी क्लब कटुए की बात कर रहे हो, चाहे वो खड़ाऊ जो अध्यक्ष बने पड़े हैं उनकी बात कर रहे हो, सनातन जिनका बेटा सनातन की तमाम खिलाफ बातें करता है, तो कांग्रेस का ये स्वभाव है, इस पर बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। और जब विपक्ष है तो सड़क नाली खड़ंजे पर विपक्ष सत्ता पक्ष को गरियाएगा। मैं तो यहां तक भी कहता हूं गरियाओ भाई, ठीक है। लेकिन मैं फिर अपनी उस बात पर वापस आ रहा हूं
कि अब राहुल गांधी जब सदन के अंदर नेता विपक्ष होगा, वो बाहर जब जाएगा देश में तो इस देश के संसद का नेता विपक्ष होगा, प्रतिपक्ष होगा। वो जब विदेश में जाएगा, भले ही किसी जो है वो पेंट्री कार में खड़ा हो या किसी कैंटीन में, किसी कॉलेज की कैंटीन में खड़ा होकर 10 लोगों को पेस्ट्री और चाय पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करके आ रहा हो, जैसा कि राहुल गांधी का इतिहास रहा है उसके अब्बा के दोस्त सैम पित्रोदा नामक जंतु के संरक्षण में। लेकिन यहाँ ये तो हो जाएगा ना कि भारत का राहुल गांधी, कांग्रेस का एमपी राहुल गांधी नहीं आया है, भारत की संसद का नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आया है। ये बात हो जाएगी, ये पोर्टफोलियो उसका चेंज हो जाएगा। आपने मुझे करेक्ट किया, बड़ा अच्छा लगा। 2014 में इसके पास तकनीकी रूप से यह अवसर नहीं था, 2019 में इसके पास तकनीकी रूप से अवसर नहीं था, 2024 में जब पहली बार तकनीकी रूप से राहुल गांधी के सामने यह अवसर आया सत्ता में न रहते हुए किसी पद को पाने का, तो इसने दौड़ के तुरंत उस पर काबिज हुआ। ये सच्चाई है। यहाँ व्यालोक जी आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने यह स्थापित किया कि यह सत्ता या कोई पद के त्यागी लोग नहीं है। राहुल गांधी को पहला मौका मिला नरेंद्र मोदी के सामने लगातार 3 बार हारने के बाद भी, तो इसने तुरंत एक कैबिनेट मिनिस्टर यानी लीडर ऑफ अपोजिशन का पद पकड़ लिया। यहां पर बात एक आता हूं, देखिए इसका चरित्र, इसकी पार्टी का चरित्र, इसके गिरोह का चरित्र यही रहने वाला है। अब आ जाते हैं जरा सत्ता पक्ष पर। नरेंद्र मोदी जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये वो जिंगल गाते रहे 2014 से जो 2019 में, उस जिंगल में एक आध चीज और जोड़े। बहरहाल हम और आप उस पर नहीं जाएंगे कि फिर रुखसाना ने कितना वोट दिया, कितना नहीं दिया, अब्दुल ने कितना वोट दिया, कितना नहीं दिया, भाड़ में जाए, वो तो अभी भी जय फिलिस्तीन बोलता है। मैं रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं। ओवैसी अगर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है इस देश के मुसलमानों का, तो अब तक कम से कम लाखों सैकड़ों ट्वीट आ जाने चाहिए थे ओवैसी की लानत और मनानत करते हुए। ऐसा नहीं आता है, इसलिए हम यही मानेंगे और हमें यही मानना चाहिए कि ओवैसी ही इस देश के मुसलमानों का असली चेहरा है, जब वो जय फिलिस्तीन बोलता है, जब वो भारत मां की जय नहीं बोलता है। अब ये जिम्मेदारी इस देश के सो कॉल्ड अच्छे अगर कुछ मुसलमान हैं तो उनकी है व्यालोक जी, कि वो सिद्ध करें कि नहीं भैया, जैसे ईडी के सामने सिद्ध करना पड़ता है ना कि नहीं नहीं हमने पैसा नहीं लिया, ईडी कहती है नहीं सर वो तुम लिए हो, जो अरविंद केजरीवाल झेल रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति अब आती है इस देश के मुसलमानों पर। बहरहाल मेरा जो आपसे प्रश्न है, क्या नरेंद्र मोदी अब उतनी शराफत से इस जैसे बदतमीज आदमी और इसकी मंडली को 18वीं लोकसभा में डील कर पाएंगे? क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी के बड़े फैसले लेने के अख्तियार, बड़े फैसले लेने की कुवत पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, हम नहीं लगा सकते। इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी 1, 2 में जैसे दिखाई देते थे उसी तरह अभी तक के जो भी निर्णय हो, चाहे वो मंत्री बनाने का निर्णय हो, चाहे वो अध्यक्ष बनाने का निर्णय हो, चाहे वो डिप्टी स्पीकर न देने का हो, तो ये दिखाई देता है कि तेवर वही कायम है। लेकिन एक जो शराफत नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी अनुशासन से बंधी हुई दिखाई देती है, ऐसे थेथर विपक्ष और उसके थेथर नेता के सामने क्या नरेंद्र मोदी जी इस थेथर को उसी शराफत से डील कर पाएंगे या करना चाहिए इनको? क्या अब बदतमीज के सामने यानी सठम साठम समाचरित वाली नीति नहीं होनी चाहिए नरेंद्र मोदी की कि बहुत हुआ शराफत साहब, आप 56 इंच वाले हैं, वो सब सही है, लेकिन आपके पास एक कालिख का डब्बा भी होना चाहिए जो समय समय पे आप मुंह पे लगा दें। सबको गोली नहीं मार सकते, कुछ को कालिख भी लगानी पड़ती है, और ये कालिख लगाने वाले नपुंसक है। नरेंद्र मोदी भी इस बार लगभग तैयार दिख रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 दिनों से मैं जो लोकसभा में स्पीकर का व्यवहार देख रहा हूं, तो मुझे लग रहा है कि इस बार तैयारी पूरी है कि संसद को वैसे भी ये चलने नहीं देंगे। ये मानी हुई बात है कि ये जब 40 थे तब भी इन्होंने अराजकता का पूरा माहौल बना रखा था। शूर्पणखाएं थी कई सारी जो हल्ला करती रहती थी किसी भी कानून पर, किसी भी बात पर। इनके ऐसे ऐसे सांसद हैं जो 9 घंटे की बहस के बाद जब धारा 370 अनुच्छेद 370 को रिपील करने वाली बहस हुई थी, उसको ये आधे घंटे का बता देते हैं। तो ये सब कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि इस बार सरकार तैयार है कि नहीं। और सरकार के कई समर्थक, नरेंद्र मोदी के भी कई समर्थक कहते हैं कि भाई बहुत हुआ, डांडी उठा ही लेनी चाहिए। अब कब तक आप पड़े रहेंगे कि सब देशवासी हैं, सबका साथ, सबका विकास, और वो तो हो नहीं रहा है। आप ओवैसी को अभी तक हटाए नहीं है, जो कि जय फिलिस्तीन बोल रहा है, और उससे आगे उसने बोल दिया है कि यह मेरा फादरलैंड और होली लैंड नहीं है। तो अगर आप, यह केवल मेरा मुल्क है जिसके लिए मैं खून बहाने को तैयार हूं, तो उसी ओवैसी से
रजाकार से खैर मुझे कोई और उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसी रजाकार ओवैसी से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब तुम्हारे इस मुल्क और होली लैंड में एक के चुनाव का वक्त आएगा तब तुम क्या करोगे मियाँ? और ये प्रश्न हर एक हाँ, भारतवासी को, कम से कम सनातनी को तो पूछना ही चाहिए उससे। तो संसद में तो हंगामा होगा, लेकिन जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा को ओम हम्म, बिरला साहब ने क्लास लगाई और कहा कि बैठ जाओ, या फिर जैसे उन्होंने कहा कि जब स्पीकर तो खड़े हो जाएं तो सभी सांसदों को बैठ जाना चाहिए और शांति बनाए रखनी चाहिए, उसी तरह उनके जो भी मुद्दे हैं वो सब समझ में आ रहा है कि उनका जो व्यवहार है, यह बात तो सरकार को समझ में आ रही है कि वह कितने भी साफ बन जाएं लेकिन वो तो मानेंगे नहीं, राइट। तो सीधी सी बात है कि इस बार लोकसभा अध्यक्ष के भी तेवर तल्ख हैं और साफ साफ हम्म, गर्म हैं। उन्होंने ये तक कह दिया है कि मुझे ये सीख न दी जाए और मुझे ये न बताया जाए, जिस पर रुदाली भी शुरू हो गई है कि 5 बार के हाँ, हाँ, सांसद ने 8 बार के सांसद को डांट दिया। अरे ये हाँ, क्या मजाक है भाई? अच्छा, आप संविधान की शपथ ले रहे हैं, उसके बाद आप जय संविधान बोल रहे हैं, कभी कोई जाता है जय फिलिस्तीन बोल देता है, तो अराजक तो माहौल रहेगा। सरकार को जो काम करना है वह कायदे से निकल लेना होगा। वह विपक्ष को हाँ, या तो सभी सांसदों को निलंबित करे जैसा उसने एक बार किया था, या फिर वह चुपचाप अपने प्रस्ताव लाए, वोटिंग कराए और उनको पास करती अपना हुई काम निकल करे। जाए, वरना ये लोग काम नहीं करने देंगे। और उसके अ, थोड़े फीचर्स मुझे दिख रहे हैं, थोड़ा सा आगाज उस हाँ, तरह का हुआ है जो मुझे लगता है कि इस बार मोदी जीवा और ओम बिरला जी दोनों इस फेवर में हैं। कड़ाई तो से, मुझे लग रहा है कि कड़ाई से होगा इस निपटेंगे। बार। हाँ, हाँ, बिल्कुल। और वो मैं लोकसभा की कार्यवाही देख रहा था, तो राहुल गांधी अचानक जो है तौवा के उठ के खड़ा हुआ और नीट की परीक्षा पर वो बतियाना चाहता था, स्थगन प्रस्ताव प्रस्ताव ला रहा था। अरे ठीक है, नया नया अटेंडेंस लगा के अब क्लास में बैठना शुरू किया है एक बहुत बड़ा लड़का जो बैक बेंचर रहा है हमेशा। उसको ये नहीं पता है कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है उस पर जब कोई धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है तो उसमें ससुरे स्थगन नहीं लाया जा सकता। तुम 8 नहीं 18 बार के सांसद हो, लेकिन तुमको इतना ज्ञान नहीं है, तो स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। तो वहां आपने जिस तेवर की बात की ना, ओम बिरला साहब ने फिर रगेदा उसको, बोला अरे भाई इतना तो जानकारी रख लो, स्थगन प्रस्ताव यहाँ नहीं आ सकता, अपने लोगों से जाके बात कर लो। तो वो राहुल गांधी जहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन बन के बड़ा तर्राया हुआ है, तो वहीं पर ये तैयारी भी साफ दिखाई देती है कि ये भी बात बात पर कहेंगे बे भगोड़े लौंडे, तुमको पता ही नहीं है सिलेबस क्या है, चलो अभी पढ़ के आओ। तो ये तेवर, और मुझे लगता है कि जात को जात दिखाना, मेरा जब मैं जात को जात कहता हूं तो ये स्वभाव वाली जात ही हो सकती है, ये कोई वर्ण वाली जात नहीं होती। और जिसको मेरी बात जहां लेके जाना हो, हमें उसका फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि हमें अपने इरादे साफ हैं। जात को जात यानी थेथर को थेथरई से ही डील करना पड़ेगा। और राहुल गांधी अगर थेथरई का लबादा ओढ़ के इस बार लीडर ऑफ अपोजिशन बन के बैठा है संसद में, तो मुझे लगता है कि ट्रेजरी बेंच की तरफ से भी बहुत कायदे से थेथरई होगी। और मैं तो याद करता हूं निशिकांत दुबे जी को, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी ट्रेजरी के बेंच में कई दर्जन निशिकांत दुबे पैदा करके रख देने चाहिए, बना के रख देने चाहिए। अभी तो वायनाड से एक बबुनी भी आने वाली है, और देखा जाएगा कि अब ये बंटी और बबली की जोड़ी संसद में क्या गुल खिलाती है। मां तो पहले ही पलायन कर चुकी है वाया राजस्थान, लोकसभा से भाग चुकी हैं, राज्यसभा जा चुकी हैं। बहरहाल ये साफ इरादे दिखाई देते हैं कि बेशर्मी बेहयाई अभी भी राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष की जारी रहेगी, लेकिन वो विपक्ष जो तीसरी बार नरेंद्र मोदी से हारा है, और वो नरेंद्र मोदी जो राज्यसभा में बहुमत न होने के बावजूद भी अपने बड़े बड़े काम करा लेते आए हैं, वो इसी तरीके से मोदी 3.0 में भी जारी रहेंगे। कुल मिला के पार्टी शुरू हुई है, अब संसद के बाहर जितना आनंद आता था संसद के अंदर भी उतना आनंद आता है। मैं तो बधाई उन लोगों को देना चाहता हूं जो लोग कहते थे कि हे भगवान, राहुल गांधी किसी तरह जीत के संसद पहुंच जाए वरना इंटरटेनमेंट खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के गंभीरता के साथ साथ इंटरटेनमेंट भी 18वीं लोकसभा में दर्शकों खत्म नहीं होने जा रही है। बेशर्मी भी बराबर बनी रहेगी, बेहयाई भी बराबर बनी रहेगी। अच्छी बात यह है कि अब थेथर को इधर से भी यानी सत्ता पक्ष की तरफ से भी थेथरई का जवाब
देने की तैयारी दिखाई दे रही है, पहले दिन से दिखाई दे रही है। व्यालोक जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, इसी के साथ हमें और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए आज की ये चर्चा समाप्त करने की। आप लगातार प्रारब्ध को स्नेह दे रहे हैं, बहुत कम मैं कहता हूं, आज हाथ जोड़ के कह रहा हूं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे कंटेंट अगर आपको अच्छे लगते हैं तो इनको आगे भी बढ़ाया करिए। और हाँ, जिस तरीके, जिस ठसक से, जिस अधिकार से आप नीचे वीडियो के कमेंट में आके हमें सजेशन देते हैं, हमें आदेश देते हैं, वो तो लगातार जारी रखिए। इसी के साथ मिलते हैं फिर किसी और विषय के साथ, व्यालोक जी के ही साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय जय श्री राम। जय सिया राम। मैं भी कर लूं, वरना दर्शक फिर कहेंगे कि ये आदमी बिना माइक के ही बोल देता है। सभी को प्रणाम। बिल्कुल। और व्यालोक जी, मैं तो दर्शकों को प्रणाम कहता हूं कि प्रारब्ध के परिवार कितने संरक्षण से हमारे, मतलब एक संरक्षक वाले भाव से देखते हैं। हमारे कपड़ों पर भी कमेंट आते हैं, व्यालोक जी आपको कहा गया है किसी एक सुधी दर्शक को कि व्यालोक जी आपको लोग इतना सुनते हैं, जरा ठीक से मेहनत करके आया कीजिए। अब मैं ये नहीं कहता हूं कि आप, लेकिन ये दर्शकों का, ये हमारा सौभाग्य है व्यालोक जी की दर्शक हमें इतना प्यार करते हैं। तो एक बार फिर व्यालोक जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, इसी के साथ आप